हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक सास बहू की कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोग को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। रितु ये क्या लाई अपने मायके? तेरी माँ कभी कुछ ठंका देती ही नहीं। पुराने बक्से में से साड़ी निकाल कर दे दी। ऐसी साड़ी तेरी माँ ही पहनती होगी, मेरे यहाँ तो कोई नहीं पहनेगी। तुझे क्या अपने ससुराल के स्टेटस का जरा भी ख्याल नहीं है जो तू ये साड़ी बिना सोचे समझे उठा कर ले आई? गीतांजलि जी ने कड़कती आवाज में कहा। मम्मी जी, साड़ी महंगी नहीं है, पर मम्मी मेरे साथ ही जाकर नई लेकर आई है, रखी हुई पुरानी साड़ी नहीं है, रितु ने कहा। ये सुनकर गीतांजलि जी की त्योरियां चढ़ गई। मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? तू और तेरी माँ दोनों सच्ची हैं और तू मुझसे जुबान क्यों लड़ा रही है? अब घर में आ गई है तो काम संभाल। खाने पीने का सारा काम रखा है। सबसे पहले मेरे कमरे में एक कप चाय पकड़ा दे रहे, फिर जाकर खाने की तैयारी शुरू करो। मुंह बनाते हुए वो साड़ी चुपचाप हाथ में ले अपने कमरे में आ गई। आईने के सामने वो साड़ी खुद पर लपेट कर देख ही रही थी कि अचानक से रितु आ गई। गीतांजलि पका गई और फटाफट साड़ी एक तरफ रख दी और पूछने लगी, इतनी जल्दी चाय भी बन गई? मम्मी जी, वो अदरक नहीं है ना, और आप अदरक के बिना चाय नहीं पीते हैं। मनोज भैया से मंगवा दीजिए। और चुपचाप साड़ी पर नजर डालकर रितु कमरे से बाहर चली गई। रितु की शादी को 2 साल हो गए थे और इन 2 सालों में उसकी सास ने उसके मायके वालों को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। हर बात पे उनको दोषी ठहराना उनकी आदत हो गई थी। रितु भी चुपचाप सुन लेती थी क्योंकि उसका पति अपने माता पिता की कमाई पर ही निर्भर था। रितु का पति विपिन अपने पिताजी की दुकान पर बैठता था और काम संभालता था। गीतांजलि जी को इसी बात का घमंड था कि उसका बेटा उसकी दुकान से कमाता। वो हर महीने बेटे को कुछ रुपए सैलरी के रूप में देती थी और वो रुपए बहुत ज्यादा नहीं होते थे। काम तो सुबह से रात तक करता था पर उसके बदले में पैसे कम ही मिलते थे। विपिन की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में तय कर दी गई थी। रितु 3 बहनों में से सबसे बड़ी थी। घर वालों ने जैसे तैसे शादी कर दी। आगे भी 2 बेटियों की शादी करनी थी। शादी के वक्त गीतांजलि जी ने कहा था, हमें सिर्फ लड़की चाहिए, पर शादी के बाद 2 सालों में रितु के मायके वालों से हर त्योहार और शगुन के नाम पर रुपए और कपड़े मंगवाती रहती हैं। रितु के पापा एक सामान्य कर्मचारी थे। वो ज्यादा महंगा तो नहीं दे पाते थे, फिर भी बेटी ससुराल में सुखी रहे उनकी मांग पूरी करने की कोशिश करते थे। पर रितु की सास कभी खुश नहीं होती। मायके से कपड़े महंगे न आते पर पहनने लायक जरूर होते थे और गीतांजलि जी बेवजह सुना देती थी, पर वह हर साड़ी वो पहनती जरूर। अपने घमंड के आगे वो रितु की भावनाओं को कुचल देती थी। उसे भी इन सब की आदत हो चुकी थी। गीतांजलि जी और अशोक जी की 3 संतान। बड़ी बेटी ज्योति की शादी वो इसी शहर में 4 साल पहले कर चुकी। बेटे विपिन की शादी ऋतु से कर दी और अब वो सबसे छोटे बेटे मनोज के लिए एक लड़की तलाश रहे थे। मनोज की शादी वो ऊंचे और अमीर परिवार में करना चाहते थे क्योंकि मनोज एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर था और उसकी बहुत अच्छी नौकरी। गीतांजलि अपने छोटे बेटे को बहुत लाड प्यार करती थी क्योंकि हर महीने वो अपनी कमाई का बहुत सा हिस्सा उनको देता था। उनको बहुत घमंड था कि वे छोटे बेटे के लिए अमीर घर से लड़की लाकर दहेज से अपना घर भर देंगी। अपनी बड़ी बहू पर दिन रात ताने बरसाने वाली गीतांजलि जी उसे कभी सुकून से बैठने नहीं देती। अब घर का सारा काम उसी से करवाती। रितु की स्थिति देखकर उसका देवर अपनी माँ को समझाता था कि भाभी भी इसी घर की है, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार मत करो, पर वो समझती नहीं थी और कहती थी कि बहुओं को तो पैर की जूती के नीचे दबा कर रखा जाए वरना वो सिर पर बैठने लगेगी। एक दिन रितु के पापा किसी रिश्तेदार की शादी में उसी शहर आए तो रितु से मिलने के लिए चले गए। जाते वक्त फल की टोकरी ले गए। गीतांजलि जी ने फिर सुना दिया, समधी जी बेटी के घर मिठाई का डिब्बा लेकर जाते हैं, ना कि सस्ते भाव में मिल रही फलों की टोकरी। अब भला फलों से कैसे मुंह मीठा किया जाता है? अब देखो ना, आपके स्वागत में हमने 2 तरह की मिठाई रखी, चाहते तो हम भी फल रखकर काम निपटा देते। ये सुनकर रितु के पापा सन्न रह गए। वो बिना कुछ खाए पिए बेटी को आशीर्वाद देकर ही आ गए। रितु की भी आंखें भर आई, पर वो मजबूर थी। कुछ कहती तो पति का साथ नहीं था और पति अपने माता पिता पर निर्भर था। सच ही कहा है किसी ने कि पति का साथ मिले पत्नी सारी दुनिया से जीत जाती है। कुछ समय बाद रितु की छोटी बहन का रिश्ता तय हो गया। अपने पापा से फोन पर खुशखबरी सुनकर रितु बहुत खुश हुई और वह शादी में जाने की तैयारी करने लगी। ये क्या बहू, तेरे पापा ने हमें तो कुछ नहीं कहा और तू जाने के लिए भी तैयारी करने लगी? क्या उन्हें पता नहीं कि इतनी बड़ी खुशखबरी तो समधियों के घर 5-10 किलो मिठाई भिजवा दे ताकि हम भी यहाँ पड़ोसियों के यहाँ मिठाई बांट दें। मम्मी जी पापा जी जब मुझे लेने आएंगे तो मिठाई के डिब्बे भी ले आएंगे। आप तो मुझे यह बताइए कि बहन की शादी में क्या उपहार दूं? उपहार देने के नाम से गीतांजलि जी की बोलती बंद हो गई। अरे हम क्या देंगे, तो लिफाफा दे आना, वैसे भी हमारा कुछ देने का नेक नहीं बनता। रितु को पता था
कि यही जवाब मिलेगा, पर उसने अपनी बहन की शादी में देने के लिए पैसे जोड़ के रखे थे और पापा कुछ गहने उसके लिए बनवा रहे थे, तो उसने अपने पैसे उसी में मिला दिए ताकि अच्छे गहने तैयार हो सके। रितु के पापा मिठाई के डिब्बे लेकर आए और अपनी बेटी को लेकर चले गए। शादी के एक दिन पहले रितु के सास ससुर, देवर और पति भी उनके यहाँ शादी में गए और वही मनोज को एक लड़की पसंद आ गई। मालूम करने पर पता चला कि वो रितु के मामा की बेटी और अमीर परिवार से। अब तो गीतांजलि जी ने भी स्वीकृति दे दी और आगे बात चलाई। दोनों का रिश्ता तय हो गया। रितु के मामा को मनोज पसंद आया, वो अच्छी कंपनी में उसकी नौकरी भी थी। मनोज और रागनी की शादी धूमधाम से हो गई। रागनी खुश थी कि उसकी दीदी ही उसकी जेठानी बनी। अब वो अपनी दीदी के साथ में रहेगी और अपने पति मनोज के व्यवहार से भी रागनी बहुत खुश थी। शादी के बाद दोनों घूमने चले गए। वहां से आकर जब रागनी ने रितु के साथ रसोई संभाली और कुछ महीनों में उसे ससुराल में रितु दीदी की स्थिति का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। गीतांजलि जी अब रागनी पर भी रौब झाड़ने लगी थी, पर रागनी सुनने वालों में से नहीं थी। मनोज ने भी उसे अपनी माँ के व्यवहार के बारे में बताया था, जिसे सुनकर वो तंग रह गई। रितु के दूर के रिश्तेदार की मृत्यु हो गई तो वो विपिन के साथ अपने मायके आ गई थी। उसके जाने के 2 दिन बाद रागनी का छोटा भाई उसी शहर में इंटरव्यू देने आया था, तो उससे काफी पकवान बनाए। तो गीतांजलि जी ने टोक दिया, रागनी तेरा भाई ही तो आ रहा, उसके लिए इतने पकवान बनाने की क्या जरूरत थी, रोटी सब्जी ही खिला देती। मम्मी जी मैं हर किसी का सम्मान करती, वो चाहे मेरे मायके से आए या आपके मायके से। मेहमान तो भगवान होता है और मान सम्मान सबका होना चाहिए। और फिर मैं पकवान मनोज की कमाई में से बना रही, आपको क्यों आपत्ति हो रही? जब कमाने वाला कुछ नहीं बोला तो आप भी मत बोलिए। जब मैं मायके जाती हूँ तो पूरी आवभगत होती, तो मैं भी अपने मायके वालों का सम्मान करूंगी। रागनी के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर गीतांजलि जी हक्की बक्की रह गई। वो कुछ कहे बिना रसोई में चली गई। वो अपने आप को बहुत अपमानित महसूस कर रही थी। रागनी ने अच्छे से भाई को खाना खिलाया। तभी गीतांजलि बोली, रागनी तेरे पापा तो इतने अमीर है, फिर भी भाई खाली हाथ आ गया, मिठाई नहीं लाया। मम्मी जी मैंने ही मना कर दिया था, आपको और पापा को डायबिटीज है और भैया और रितु दीदी अभी यहाँ है नहीं, हम लोग मिठाई खाते नहीं, तो क्या पड़ोसियों को बांटने के लिए मिठाइयाँ मंगवाती? फिर अभी भी तो कोई त्योहार भी नहीं है, बहू के घर से हर बार कुछ आए ऐसा तो जरूरी नहीं है। अब रागनी अपनी सास को बराबर जवाब देती थी क्योंकि वो दूसरी रितु नहीं बनना चाहती थी। उसने रितु के घर में जो हालत देखी थी उससे काफी दुखी थी और इसीलिए वो अपनी सास को सबक सिखाना चाहती थी। अब गीतांजलि जी कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचने लगी। जितनी आसानी से वो रितु को और उसके मायके वालों को सुना देती थी, उतनी ही आसानी से वो रागनी को कुछ भी नहीं कह पाती थी। रितु के आने के बाद रागनी अपने मायके रहने चली गई। कुछ दिनों बाद वो मायके से वापस आई तो गीतांजलि जी ने आदतन पूछा, क्या भेजा है तेरी माँ ने? पहले दिखा फिर अंदर जाएगी। मम्मी जी मेरी माँ ने सिर्फ मुझे भेजा है और आपके लिए छोटा सा उपहार। गीतांजलि जी ने उत्सुकता बस खोला, देखा उसमें नैतिक शिक्षा की किताब थी। उसे देखकर उनकी त्योरियां चढ़ी। ये क्या मजाक है, मैं इस किताब का क्या करूंगी? कोई महंगी साड़ी नहीं भेजी क्या? रितु की मम्मी तो जब भी रितु को विदा करती थी साथ में मेरे लिए साड़ी जरूर भेजती थी, जबकि वो तेरी माँ से गरीब है। हाँ, रितु दीदी की मम्मी आपके लिए साड़ी भेजती थी और वो साड़ी में आप 10 कमियां निकाल कर भी उसे पहनती थी। कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई भी साड़ी प्यार से तारीफ करके पहनी हो? इसीलिए मैं साड़ी नहीं लाई। पता नहीं कितनी कमियां निकाल देती। इसीलिए आप ये नैतिक शिक्षा की किताब, जिससे आपको सीखने को मिलेगा कि इंसान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, दूसरों की भावनाओं को कैसे समझा जाए। आपने तो बहुओं को निर्जीव समझ रखा है। आपके लिए बस आपकी इज्जत मायने रखती है। आपको बहू की इज्जत और उसके मायके वालों की इज्जत से कुछ लेना देना नहीं। बहू के मायके वाले चाहे जितना भी कुछ अच्छा क्यों ना भेज दे, उसमें कमियां निकालना जरूरी है। आपका ऐसा ही व्यवहार रहा तो मेरे मायके से कुछ नहीं आएगा। रागनी की बात सुनकर आज रितु को भी हिम्मत आ गई थी। मम्मी जी रागनी ठीक कह रही, आपको कोई हक नहीं कि आप हमारे मायके वालों को अपशब्द कहें और उनका अपमान करें। आज आपकी बेटी ज्योति दीदी के ससुराल वाले आपका अपमान करें, आप चाहे तो खाने पीने और उपहार जैसी छोटी सी बात के लिए आपको ताने मारे तो आपको कैसा लगेगा? हर इंसान की अपनी इज्जत प्यारी होती है, वैसे हमें भी है। हमारे हर काम में मीन मेघ निकालकर आप हमारी दोष देती। तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं सिखाया, ये क्या बात हुई? अब हम कुछ भी गलतियां करेंगे तो आप प्यार से सिखाएं। मायके वालों को दोष देने से क्या होगा? वो तो दोबारा सिखाने नहीं आएंगी। मायके से कोई सामान आए तो आप 100 कमियां निकालनी है। मायके से कोई आए तो आपको उसका अपमान करना है। जब आपके मायके वालों का सम्मान नहीं करेंगे तो हम आपका सम्मान क्यों करेंगे? इज्जत और मान सम्मान तो सबका होता है। गीतांजलि जी का आज घमंड टूट चुका था। छोटी बहू तो क्या, बड़ी बहू भी उन्हें आईना दिखा रही थी। अपनी बहुओं के मुंह से यह सब सुनकर उससे महसूस हो रही। तभी पीछे खड़ा छोटा बेटा मनोज भी बोलता, मम्मी रागनी और रितु भाभी कुछ गलत नहीं कह रही हैं। अगर ये दोनों आपका अपमान करे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही आप इनके मम्मी पापा के लिए बोलेंगे तो इन्हें भी बुरा लगेगा। अब वो जमाना बदल गया, लड़की वाला या लड़की अपना अपमान सहन कर लेते थे। आजकल तो सब बराबर है। मान सम्मान दोगी तभी मान सम्मान मिलेगा। विपिन भी दुकान से आ रहा था, उसने भी बातें सुनी और अपने भाई की बातों में हामी मिलाई। आज गीतांजलि जी चुप थी। अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर उन्हें अपनी करने पर पछतावा हो रहा था
और उन्होंने तय किया कि वो बहुओं के मायके वालों के खिलाफ और वहां से आए उपहार को कभी अपशब्द नहीं बोलेंगी और सदा उनका सम्मान करेंगी। आज ऋतु खुश थी कि उसकी बहन ने उसके दर्द को समझा और रागिनी खुश थी कि उसने अपनी सासू माँ को सही रास्ते पे ला दिया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी सास बहू की थी। उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। कहानी थोड़ी सी भी लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.